अरे अरे आयुष, रहने दो। अपने पिता को फ़ोन मत करो, बेवजह परेशान हो जाएगा। बेचारा कितना मेहनत करता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी बात करती हैं आप दादी? इतनी बड़ी वजह है और पापा नहीं आएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम सब उनके बिना कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी आए दिन हम देख रहे हैं कि पापा ऑफिस के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। बस फिर क्या था, आयुष ने अपने पिता को फ़ोन लगा दिया। पापा, दादी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप हो सके तो जल्दी आ जाइए। बेटा, बहुत ज़रूरी मीटिंग है, उसे अटेंड करके ही वापस आ पाऊँगा। तब तक ऐसा करो, तुम डॉक्टर को बुला लो। उनके इंजेक्शन से दादी को फ़ौरन आराम हो जाएगा। घर मैनेज नहीं हो पा रहा हो तो मेरे आने तक सुजाता आंटी को बुला लो। जी पापा, ठीक है। वैसे दादू की तबीयत भी ठीक नहीं है। उनके जोड़ों का दर्द उभर आया है। मेरा पूरा वक्त दादू और दादी की देखभाल में ही बीत जाता है। अगले हफ्ते मेरी टर्म एग्ज़ाम है। ठीक है बेटा, मैं संडे को आ रहा हूँ। आयुष से बातें कर शैलेश कुछ परेशान सा हो गया। जब से उसकी पत्नी सुरेखा की साल भर पहले मृत्यु हुई है, घर घर ना रहा था। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। तभी उसके फ़ोन पर ऑफिस का कोई मैसेज आया और वह अपने काम में व्यस्त हो गया। उसके घर पर आयुष और अनंत, उसके दो बेटे, दादी की देखभाल में व्यस्त थे, जिन्हें अस्थमा का गंभीर दौरा पड़ा था। उनके लिए फैमिली डॉक्टर बुलाया गया था। कुछ ही देर बाद दादी को देखकर वह जा चुका था। डॉक्टर के दिए इंजेक्शन से दादी को आराम आ गया और वे शांत लेटी थी। लेकिन अब दादू अपने जोड़ों के दर्द से कराहने लगे। तब आयुष से बोले, आयुष बेटा, जरा सेक की बोतल में गर्म पानी भर कर लिया। आयुष सेक की बोतल लेने दूसरे कमरे में गया ही था कि तभी अनंत वहां पहुंच गया और आयुष से बोला, भैया, परसों मेरा फिजिक्स का टर्म एग्ज़ाम है, लेकिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही है। दादी दादू के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मम्मा कितनी अच्छी तरह से घर मैनेज कर लेती थी ना। मम्मा की बहुत याद आ रही है भैया। यह सब कुछ हमारे साथ ही क्यों हुआ? हमारी मम्मा हमें छोड़कर चली गई इतनी जल्दी। मेरे सब फ्रेंड्स की मम्मा हैं। जब वे लोग अपनी अपनी मम्मा की बातें करते हैं तब मुझे बहुत फील होता है। अनंत, हम दोनों का समय ही खराब है। चलो, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है हमें उसके बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए। बी थैंकफुल कि पापा और दादू दादी हमारे पास हैं। चिंता मत कर, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। पापा ने सुजाता आंटी को बुलाने के लिए कहा है। तभी आयुष ने सुजाता को फ़ोन करके कहा, हेलो सुजाता आंटी, गुड आफ्टरनून। आंटी, पापा टूर पर गए हुए हैं और यहाँ दादी को अस्थमा का अटैक पड़ा है। अभी तो खैर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया है और उनको आराम आ गया है। दादू के जोड़ों का दर्द भी उभर आया है। इधर कांची आंटी भी हमसे मैनेज नहीं हो पा रही हैं। टाइम बे टाइम आती हैं और उन्हें कुछ कहो तो जवाब देना शुरू कर देती हैं। दादी दादू भी कुछ कहते हैं तो उनकी भी नहीं सुनती हैं। कुछ देर के लिए आप प्लीज़ लारा के साथ घर आ जाइए ना। पापा कहाँ गए हैं? कब लौटेंगे? पापा संडे तक आ जाएंगे आंटी, प्लीज़ आ जाइए। लारा को साथ में ज़रूर लाइएगा। ओके बेटा, चिंता मत करो, मैं आती हूँ 5 बजे। 5 बजते ही अपने वादे के मुताबिक सुजाता शैलेश के घर लारा के साथ आ गई। आते ही उसने बेहद कुशलता से घर संभाल लिया। सुजाता की सहज मृदु व्यक्तित्व में अनोखी उष्मा थी, जिससे उसके संपर्क में आने वाला हर शख्स अनचाहे उसकी ओर खींचा चला आता है और उसकी सहृदयता का कायल हो उठता है। लेकिन उसके जिंदा दिल व्यक्तित्व के आवरण में दर्द का अथाह समंदर छिपा था, जो उसके अपनों ने ही दिया था। उसने अपनी युवा अवस्था में अपने माता पिता की मर्जी के विरुद्ध उनसे विद्रोह करके एक युवक से विवाह कर लिया था। लेकिन करियर में बेहतरी की अपेक्षा में वह उसे और नन्ही बेटी लारा को छोड़कर दुबई चला गया। फिर वह कभी लौटकर नहीं आया, वहीं बस गया। सुनने में आया था कि उसने वहीं किसी और युवती से विवाह कर लिया था। सुजाता आयुष और अनंत की मृत माँ सुरेखा की कॉलेज के ज़माने की बेस्ट फ्रेंड थी। सुरेखा सुजाता के जीवन के हर पल की साझेदार थी। सुरेखा से दांत काटी दोस्ती के चलते दोनों का एक दूसरे के घर नियमित रूप से आना जाना, उठना बैठना था। दोनों एक दूसरे के पति से भी खासी करीब थी और खुली हुई थी।
सुजाता के पति के दुबई चले जाने के बाद सुरेखा और शैलेश ने सुजाता के सच्चे दोस्तों की भूमिका निभाते हुए उसे बेइंतहा भावनात्मक सहारा दिया और उन दोनों की वजह से वह बहुत हद तक अपने पति के दिए हुए आघात से उबर कर वापस सामान्य हो पाई थी। शाम के 5 बज चुके थे। रिमझिम बारिश हो रही थी। सुजाता आंटी, इस सुहाने मौसम में कुछ बढ़िया चटपटा खाने का दिल कर रहा है। आंटी, आप बहुत बढ़िया चाप बनाती है ना, प्लीज़ कांची आंटी से बनवा दीजिए ना, अनंत ने सुजाता से फरमाइश की। ओके बेटा, अभी बनवाती हूँ। सुजाता, हम दोनों को तो तुम्हारा यह चाप बिल्कुल अच्छा ना लगे हैं। कुछ बढ़िया जायकेदार देसी खाना हम दोनों के लिए बनवा दे। अच्छा आंटी, नो प्रॉब्लम, आप दोनों के लिए पकौड़ी बनवा देती हूँ, साथ में हलवा भी। अरे वाह बेटा, नेकी और पूछ पूछ, तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। तुझे सारे सुख मिले। अरे आंटी, आपकी बात अगर सच हो तो क्या बात होती। सारे सुख तो दूर की बात है, एक सुख ही मिले तो बात बन जाए। सुजाता बेटा, ऐसी मायूस की बातें क्यों करती है। तुझसे तो सुरेखा कहते कहते हार गई। उसने अपने जीते जी तेरे विवाह.com से कितने रिश्ते ढूंढे, लेकिन तूने किसी रिश्ते के लिए हामी ही नहीं भरी। और जब अकेले रहने का फैसला तेरा है तो इसके लिए शिकायत कैसी। हिम्मत से हंसी खुशी ज़िंदगी जी बेटा। आंटी, बात तो आप सही कह रही हैं। मुझे अपने सिंगल रहने के फैसले से कोई गिला नहीं है। अब तो कंपनी के लिए लारा भी है। बस अब मेरा शरीर साथ नहीं देता। मेरा ब्लड प्रेशर दवाई लेने के बावजूद हमेशा बहुत हाई रहता है। तबीयत हर समय गिरी गिरी रहती है। सुजाता बेटा, तेरा यह हाई ब्लड प्रेशर भी तेरे इस अकेलेपन की वजह से है बेटा। ज़िंदगी के सफ़र में कोई सुख दुख बांटने वाला हो तो ज़िंदगी की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। लेकिन तुम लोगों को यह बात समझ में आए तब तो। मुझे तो अब शैलेश की चिंता खाई जाती है। कैसे अकेली ज़िंदगी काटेगा। अभी तो खैर हम दोनों हैं, ये दोनों बेटे हैं, तो उसका समय ठीक ठाक कट जाता है। कल को जब हम दोनों नहीं होंगे, दोनों बेटे पढ़ लिख कर नौकरी पर चले जाएंगे, तब उसका क्या हाल बनेगा। अरे आंटी, कल की चिंता आज क्यों करनी, सब अच्छा ही होगा। आपकी 2 बहुएं आएंगी, सेवा करेंगी। मैं तो लारा की शादी के बाद अकेली रह जाऊंगी। अरे तभी कहती हूँ, अभी भी वक्त है, कोई अच्छा सा समझदार लड़का देखकर शादी कर ले। तेरा ब्लड प्रेशर जड़ से छूमंतर ना हो जाए तो मुझसे कहना। अरे आंटी, अब इन बच्चों के सामने आप भी कैसी बातें कर रही हैं। अब तो इन बच्चों की शादी का समय आएगा। लारा 22 साल की तो हो ही गई है और 5-6 साल की बात है। मैं अपनी प्यारी मम्मा को छोड़कर नहीं जाने वाली। आप निश्चिंत रहो, मैं कभी शादी नहीं करूँगी। लारा ने अपनी माँ के गले में अपनी बाहें डालते हुए और उन्हें एक झप्पी देते हुए उससे कहा। तभी लारा को छेड़ते हुए अनंत बोला, बात बात पर रौब जमाने वाली इस कटखनी बिल्ली के लिए तो मैं ही कोई समझदार बागड़ बिल्ला ढूंढूंगा। इसे कोई सीधा साधा लड़का मिल गया तो यह तो उस पर दादागिरी जमा जमा कर उसका कचूमर ही निकाल देगी। आज तो तू गया अनंत बेटा, अब तू मेरे पास अपना प्रोजेक्ट बनवाने आया तो तेरी खैर नहीं। यह कहते हुए लारा ने एक कुशन उठाकर उससे मारते हुए कहा और हंसते हुए उसे मुँह चिढ़ाने लगी। सभी लोग उन दोनों की यह चुहलबाजी देखकर हंस पड़े। तभी कांची कमरे में आई और उसने कहा, अम्मा जी और सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। चाप और हलवा बन गए हैं, बस अब पकोड़े बनाऊंगी। सबने खुशगवार माहौल में हंसते चहकते स्वादिष्ट खाने का आनंद उठाया। सुजाता और लारा के साथ 2-3 दिन मानो पलक झपकते ही बीत गए। शैलेश के वापस आने पर सुजाता और लारा भी अपने घर लौट गई। उसी दिन देर रात अनंत और आयुष बातें कर रहे थे। अनंत आयुष से बोला, भाई, सुजाता आंटी और लारा की जाते ही घर कितना सूना सूना हो गया है ना। हाँ अनंत, उन्हें तो जाना ही था ना। पर भाई, मैं सोच रहा हूँ, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि सुजाता आंटी हमेशा हमारे साथ आकर रहने लगे। भैया, सुजाता आंटी कितनी अच्छी है ना, और लारा भी। हाँ अनंत, दोनों बहुत अच्छी हैं। तभी कुछ सोचकर अनंत आयुष से बोला, भाई, क्या पापा और सुजाता आंटी की शादी नहीं हो सकती। कितना अच्छा हो अगर दोनों शादी कर ले,
फिर तो सुजाता आंटी और लारा हमारे घर पर ही रहने आ जाएंगी। अनंत, 11 बजने आए हैं, अब सो जा। पागल जैसी बात करना बंद कर। अरे भैया, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। मेरे एक दोस्त की मम्मी ने अभी कुछ महीने पहले ही किसी से शादी की है और अपने नए पापा के यहाँ पर वह बहुत खुश हैं। सोचो भैया सोचो, यह बिल्कुल प्रैक्टिकल भी है। वह तो खैर है, लेकिन इतनी उम्र में शादी करने से हम दोनों और उनकी लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो अभी बच्चा है, नहीं समझेगा। कम ऑन भैया, मैं इतना भी छोटा नहीं। अगले महीने पूरे 20 का हो जाऊंगा। पहले आप अपनी बताओ कि आप नहीं चाहते कि हमारे घर में खुशियाँ फिर से आएं, पापा की ज़िंदगी फिर से गुलजार हो। फिर सुजाता आंटी देखी भाली हैं, हम दोनों और पापा से भी उनकी गहरी बॉन्डिंग है। भैया, वे पापा के लिए परफेक्ट मैच हैं। मेरा छोटा भाई इतना समझदार है, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ आनंद, बातें तो तू सही कह रहा है। इधर मम्मा के जाने के बाद पापा कितने उदास हो गए हैं, हरदम बुझे बुझे से रहते हैं, हंसना तो जैसे भूल ही गए हैं। हाँ भैया, और सुजाता आंटी भी बहुत डिप्रेस्ड सी लगती हैं। अगर पापा और सुजाता आंटी शादी कर ले तो दोनों की ज़िंदगी कितनी हैप्पी हो जाएगी। हमारे लिए भी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगा। अभी सुजाता आंटी घर पर थी तो घर का माहौल कितना अच्छा हो गया था। पापा भी काफ़ी रिलैक्स्ड लग रहे थे। हाँ, तू बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन इसके लिए हमें लारा से भी बात करनी होगी। सुजाता आंटी को तो वही तैयार करेगी ना। और हाँ, इस सबसे पहले हमें इसके लिए दादू दादी की अनुमति भी लेनी होगी। चल अब सो जा, वरना तो सुबह टाइम पर नहीं उठ पाएगा। ओके भाई, गुड नाइट। आनंद तो बहुत जल्दी सो गया, लेकिन आज आयुष की आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन बार बार एक ही ख्याल के इर्द गिर्द भटक रहा था। अगर पापा और आंटी सच में एक हो जाए तो पापा को नई जिंदगी मिल जाएगी। अगले ही दिन आयुष ने डरते डरते दादू दादी के सामने पापा और सुजाता आंटी के विवाह की बात छेड़ दी थी। आशा के विपरीत दोनों में से किसी ने कोई उग्र प्रतिक्रिया नहीं दी। बस उसकी इस बात पर दादी जरूर थोड़ा भड़क गई, यह कहते हुए कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। रीति रिवाज, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के चलते उनके विवाह की सफल होने की चांस बहुत कम है। इस पर आयुष ने उन्हें अपना तर्क दिया कि दोनों की जान पहचान और बॉन्डिंग के बहुत गहरे होने की वजह से दोनों के एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह क्या उलुल जुलुल बोल रहा है बेटा? सुजाता और शैलेश का कोई मेल नहीं है। मेल क्यों नहीं है दादी? उन दोनों का ही तो मेल परफेक्ट है। दादी, क्या आपने गौर किया है पापा और आंटी में कितनी गहरी दोस्ती है? मम्मा के बाद अगर पापा किसी से खुले हुए हैं तो वह सुजाता आंटी ही हैं। अभी जब सुजाता आंटी यहाँ थी, मम्मा के जाने के बाद पापा पहली बार इतने खुश लगे मुझे। प्लीज़ दादू दादी, आप दोनों इस शादी के लिए मान जाइए, बाकी हम संभाल लेंगे। पर बेटा, वह दूसरे धर्म की है। दादी, आप ही तो कहती हैं कि इंसान का सबसे बड़ा उसका स्वभाव, उसकी इंसानियत होता है। सुजाता आंटी इस कसौटी पर तो खरी उतरी है ना। कितने मीठे स्वभाव की, जेंटल और हंसमुख हैं। उनके आने से घर जैसे चहक उठता है। फिर पापा के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी गजब की है। क्या आप चाहती हैं कि पापा एक मरी जिंदगी जिएं और ताउम्र घुटते रहें? मुझे तो डर है कि वे कहीं डिप्रेशन में ना चले जाएं। मम्मा की डेथ के बाद कितने इमोशनल हो गए हैं वे। बात बात पर तो उनके आंसू निकल पड़ते हैं। यह सुनकर दादू बीच में बोल पड़े। आयुष बेटा, मेरे लिए शैलेश की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। अगर शैलेश को इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं तो इस रिश्ते के लिए हमारी हाँ है। दादी की चिंता तुम बिल्कुल मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगा। दादू की तरफ से इस रिश्ते के लिए ग्रीन सिग्नल मिलते ही आयुष खुशी से झूम उठा और बहुत सोच समझकर उसने लारा को इस मुद्दे पर बात करने के लिए अपने घर बुलाया। शुरू में तो लारा को यह आइडिया बहुत अटपटा सा लगा, लेकिन जब आयुष और अनंत ने दोनों की दिनों दिन बढ़ती उदासी और गिरते स्वास्थ्य का हवाला दिया तो उसने भी उन दोनों की इस बात से सहमति जता दी और इस मुद्दे पर उनका साथ देने का पक्का वादा किया। तभी कुछ दिनों में इस योजना को पूरा करने का मौका खुद ब खुद उनके सामने आ गया।
उन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दादी पिछले 10 दिनों से वायरल फीवर से निढाल पलंग पर पड़ी थी। तभी अनंत को भी वायरल फीवर हो गया। उसे बुखार आए 3 दिन हो गए थे, लेकिन वह टूट नहीं रहा था। लेकिन बीमारी की वजह से वह बेहद चिड़चिड़ा हो गया था, बात बात पर चिढ़ने लगा था। उस दिन पापा से सुजाता आंटी को घर बुलाने की जिद पकड़ बैठा। पापा, सुजाता आंटी को बुला दीजिए। मम्मी भी मुझे छोड़कर चली गई। मुझे सुजाता आंटी चाहिए। सुजाता आंटी में मुझे बिल्कुल मम्मा की फील आती है। प्लीज़ पापा, आप तो ऑफिस चले जाएंगे। दादी भी बीमार पड़ी है। बेटा जिद मत करो, सुजाता आंटी की अपनी नौकरी है, काम है। बात बात पर उन्हें यहाँ बुलाना कुछ ठीक नहीं लगता है मुझे। शैलेश बोले। पापा, क्यों ना सुजाता आंटी और लारा हमारे यहाँ हमारे साथ ही रहें। हमारा घर इतना बड़ा है, दोनों घर के नए बने पोर्शन में बड़े आराम से रह सकती हैं। मम्मा के बिना घर कितना सूना सूना सा हो गया है। आंटी और लारा के आने से घर कितना खुशहाल हो जाता है। पापा, उन्हें फ़ोन कर दीजिए ना। लेकिन थोड़ी देर तक पिता से कोई जवाब ना पाकर वह फिर बोला, आप उन्हें नहीं बुलाएंगे तो मैं उन्हें बुला लेता हूँ। यह कहते हुए अनंत ने सुजाता को फ़ोन करके उनसे कहा, आंटी, आप लारा के साथ प्लीज़ यहाँ अभी आ जाइए ना, मुझे वायरल फीवर हो गया है। इस पर सुजाता ने तनिक नानुकुर करते हुए उससे कहा, बेटा, इन दिनों ऑफिस में काम का बहुत प्रेशर है, सो अभी मुझे वहाँ आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अनंत ने उनकी एक नहीं सुनी और अपनी तुरुप चाल चली। आंटी, मम्मा के बाद आप ही तो उनकी जैसी हैं। आप नहीं आएंगी तो मुझे और कौन संभालेगा। आपको तो हमेशा वर्क फ्रॉम होम ही रहता है, तो आप यहीं से अपना काम भी कर लीजिएगा। आ जाइए ना आंटी प्लीज़, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। उसके इस हट पर विवश सुजाता को उसके घर आना ही पड़ा। सुजाता और लारा के घर आते ही घर की खोई रौनक मानो वापस आ गई। आयुष की इंजीनियरिंग ख़त्म हो गई थी और उसकी अपने कैंपस सिलेक्शन में लगी नौकरी पर जाने का वक्त आ गया। 1 माह बाद उसे बेंगलुरु में अपनी नौकरी ज्वाइन करनी थी। जैसे जैसे उसके वहाँ जाने के दिन नज़दीक आ रहे थे, उसे अपने पीछे पापा और दादू दादी को लेकर घनघोर टेंशन हो रही थी। सुजाता स्वभाव से बेहद केयरिंग और बड़े दिल की थी। घर के सभी सदस्यों के खान पान और अन्य ज़रूरतों का बेहद ध्यान रखती थी। पापा, दादू और दादी को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की शिकायत थी। माँ की मृत्यु के बाद पापा का ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ हमेशा हाई रहने लगे थे। सुजाता आंटी मम्मा की तरह उन दोनों के लिए अपनी देख रेख में परहेज का खाना बनवाती। हमेशा अनंत और आयुष की फरमाइश का स्वादिष्ट खाना बनवाती। उसके और सुजाता आंटी के जाने के बाद उन सब की हेल्थ और खाने पीने का कौन ध्यान रखेगा, यह सोच सोच कर वह हलकान हुआ जा रहा था। उस दिन पापा ऑफिस से आए तो अचानक चक्कर आने की शिकायत करने लगी। ब्लड प्रेशर चेक करने पर उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई आया, शुगर लेवल भी बहुत हाई आया। सुजाता आंटी ने फ़ौरन उनकी फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया। डॉक्टर ने पापा को इंजेक्शन लगाए और तब पापा का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल सामान्य हुए। पापा का यह हाल देखकर आयुष का पापा और सुजाता आंटी को वैवाहिक बंधन में बांधने का निश्चय और पुख्ता हो गया। लारा से फ़ौरन इस मुद्दे पर बात करने की सोचकर उसने घर भर में लारा को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तभी उसने खिड़की से देखा, वह बाहर बगीचे में पेड़ पौधे को पानी दे रही थी। वह जाकर उसने उससे कहा, लारा, मैं सोच रहा हूँ मेरी नौकरी पर जाने के बाद पापा का ध्यान कौन रखेगा। आंटी पापा और दादू दादी का ध्यान बिल्कुल मम्मा की तरह रखती हैं। मेरे पीछे इन लोगों की केयर कौन करेगा, यह सोच सोच कर मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्यों ना मेरे बेंगलुरु जाने से पहले हम दोनों इन दोनों की शादी करवा दें। बात तो तुम पते की कर रहे हो। मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि मम्मा शैलेश अंकल और तुम सबके साथ बहुत रिलैक्स्ड रहती हैं और यहाँ तुम सबके सामने मुझ पर बहुत कम चिल्लाती भी हैं। घर पर तो हरदम किसी न किसी बात को लेकर झिकती झल्लाती रहती हैं। उनका ब्लड प्रेशर भी हरदम हाई रहता है, लेकिन तुम सबके साथ रहने से एकदम नॉर्मल आ जाता है। तुम लोगों की वहाँ वे बेहद खुश भी दिखती हैं। इन दोनों की जल्दी से जल्दी शादी करवाना बेस्ट आइडिया है, लेकिन यह तो हमारी सोच है।
खुद उन दोनों को शादी के लिए तैयार कौन करेगा? मुझे नहीं लगता मम्मा या शैलेश अंकल इसके लिए आसानी से हाँ कर देंगे। हाँ, आसानी से तो राजी नहीं होंगे, लेकिन इसके लिए हमें कुछ करना होगा। चलो अब इस प्लान को एक्शन में बदलने का समय आ गया है। उस दिन सुबह सवेरे शैलेश, सुजाता और दादा दादी चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे कि आयुष, अनंत और लारा वहाँ आ गए। और सबसे पहले आयुष ने बात छेड़ी। पापा, आंटी, हम तीनों और दादू दादी ने एक डिसीजन लिया है कि और आप दोनों को यह मानना ही पड़ेगा। डिसीजन? कैसा डिसीजन भाई? हमें भी तो बताओ। हमारे होते हुए तुम लोगों को डिसीजन लेने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? बरखुरदार, इस पर इस बार अनंत बोला। हमने डिसाइड किया है कि सुजाता आंटी हमारी मम्मी बनेगी और आप लारा के पापा। तभी आयुष बोल पड़ा। हम तीनों और दादू दादी ने आप दोनों की शादी करवाने का डिसीजन लिया है। इस पर सुजाता बुरी तरह चिहुक कर लगभग उछलते हुए बोली, यह कैसा बेहुदा मजाक है आयुष? मेरी और शैलेश की शादी? पागल तो नहीं हो गए हो तुम तीनों? यह कैसी उलुल जुलुल बातें कर रहे हो? लारा, चलो हम घर चल रहे हैं। तुम बच्चों की अकल तो घास चढ़ने चली गई है। नहीं मम्मा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, ना ही मैं अभी आपको यहाँ से कहीं जाने दूंगी। घर पर आप बेहद डिप्रेस्ड रहती हो, हंसना तो जैसे भूल ही जाती हो। आपको हरदम कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है, लेकिन यहाँ सबके साथ आप बहुत खुश रहती हो। मेरा भी यही मानना है कि आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। व्हाट नॉनसेंस! तुम बच्चे जो मुंह में आए बोलते जा रहे हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से, सुजाता ने घोर आवेश में वहाँ से उठते हुए कहा। इस पर दादू ने धीर गंभीर स्वरों में उससे कहा, सुजाता बेटा, बैठ जाओ प्लीज़ और मेरी बात सुनो। हम दोनों की भी यही इच्छा है कि तुम दोनों एक हो जाओ। यह ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और इसे हर हाल में खुशी खुशी बिताना हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है। तुम दोनों की शादी कर देने से दो घर बस जाएंगे। बेटा, आयुष आनंद को माँ मिल जाएगी और लारा को पिता। अपनी नहीं तो इन बच्चों की तो सोचो। बेटा, तुम दोनों के इनकी ज़िंदगी में आने से इनकी ज़िंदगी का अधूरापन ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ बेटा मान जाओ। ये बातें सुन शैलेश तो मौन हो गया, लेकिन सुजाता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, अंकल, इस भरी दुनिया में शैलेश और आप लोग ही तो मेरे अपने हैं। प्लीज़ अंकल, शैलेश से शादी करने की मैं सोच भी नहीं सकती। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ताज जिंदगी रहेगा। उससे शादी करके मैं इस खूबसूरत रिश्ते को हमेशा के लिए नहीं खोना चाहती। फिर अब मेरी क्या उम्र है शादी की? दुनिया क्या कहेगी? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, मुझ पर और लारा पर तंज कसेंगे। अनंत और आयुष को भी सबके ताने सुनने पड़ेंगे। नहीं नहीं, मेरी खातिर इन बच्चों को कुछ सुनना पड़े, यह मुझे गवारा नहीं। फिर हम दोनों के नहीं नहीं, यह आइडिया कतई प्रैक्टिकल नहीं है, यह नामुमकिन है। इस बार दादी उसके पास आई और उसके आंसू पोंछते हुए उसके दोनों हाथ थाम उससे स्नेह विगलित स्वरों में बोली, सुजाता, मनों का मेल किसी भी शादी की पहली शर्त होती है। तुम दोनों के मन मिले हुए हैं, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? दिलों के मेल के सामने कुछ माने नहीं रखते। मेरी बात गांठ बांध ले बेटा, इस शादी में तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। तुम दोनों शादी कर रहे हो, आखिर इसमें गलत क्या है? दुनिया की क्या परवाह करनी, उसका तो काम ही कुछ ना कुछ कहना होता है। इस बार दादी की बात पर सुजाता सोच मगन हो गई, कुछ नहीं बोली। अब आयुष चिल्लाया, तो दादी, अब पापा और सुजाता आंटी की शादी पक्की? इस पर तीनों बच्चे खुशी से एक दूसरे को हग कर लिया। दिन बीत रहे थे, लेकिन सुजाता के मन में इस विवाह को लेकर एक जबरदस्त कसमकस चल रही थी। उसने कई बार इस विवाह को लेकर अपनी आशंकाएं जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन तीनों बच्चे और शैलेश के माता पिता उसे कुछ कह पाने का मौका ही नहीं देते। शैलेश के मन में भी इस शादी को लेकर बहुत दुविधाएं थीं, लेकिन इस संबंध के लिए माता पिता और दोनों बच्चों के बेशर्त समर्थन की वजह से वह उनसे मुक्त हो गया। अलबत्ता सुजाता के मन में इस रिश्ते को लेकर आखिर तक हिचकिचाहट थी। वह अभी तक अपने मन को इस बंधन के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाई थी। उसे लग रहा था कि यह समाज उसे अपने समाज में खुले दिल से नहीं अपनाएगा।
जिससे उसकी मानसिक शांति के साथ साथ उसकी बेटी के मन की शांति भी भंग हो सकती है। उसकी यह उलझन भाप कर एक दिन शैलेश ने उससे एकांत में दोनों के विवाह की चर्चा छेड़ी। सुजाता, क्या तुम मुझे हस्बैंड के तौर पर अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए पूरे मन से तैयार हो? यह शादी तभी होगी अगर तुम्हें इसे लेकर कोई गंभीर ऑब्जेक्शन ना होगा। शैलेश की इस बात पर वह बोली, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मैं निश्चिंत हूँ कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी का एक एक लम्हा गुजारना मेरी ज़िंदगी को बेहद खूबसूरत बना देगा। डरती हूँ तो बस इस दुनिया से और अपने धर्मों के अलग होने से। कहीं इनकी वजह से हम दोनों और हमारे बच्चों की ज़िंदगी में जहर ना घुल जाए। नहीं नहीं सुजाता, निश्चिंत रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ और पापा हमारे साथ हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, तो हम दोनों को बाकी फजूल की बातों को लेकर डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सुरेखा के जाने के बाद बहुत अकेलापन महसूस करने लगा हूँ। मेरा हाथ थाम लो, बस वादा करता हूँ तुम्हें अपने डिसीजन पर पछतावे का मौका कभी नहीं दूंगा। यह कहते हुए शैलेश ने अपना हाथ सुजाता की ओर बढ़ाया। नम हो आई आंखों से सुजाता ने उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। शैलेश ने हौले से उसकी हथेली चूम ली। सुजाता की इस मौन स्वीकृति के बाद उन दोनों के विवाह में कोई अड़चन शेष नहीं रही थी। आयुष, अनंत और लारा ने शैलेश, सुजाता और दादू दादी से सलाह करके रविवार को उनकी कोर्ट मैरिज तय कर दी। इधर तीनों बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के लिए नए रिश्ते में बंधने के ख्याल से बेहद उत्साहित व मगन थे। दिन बीत रहे थे और आज उन दोनों की कोर्ट मैरिज का बहुप्रतीक्षित दिन आ गया था। सुजाता और शैलेश दो हस्ताक्षरों के साथ साथ जन्म जन्म के पवित्र बंधन में बंध गए। शादी के बाद सुजाता की शैलेश के घर में हमेशा के लिए आ जाने के बाद घर का माहौल बेहद खुशगवार हो चला था। शैलेश और सुजाता के विवाह को 5-6 माह होने आए, लेकिन सुजाता अभी तक पहले की तरह शैलेश के घर के नए बने पोर्शन में रह रही थी और शैलेश अपने बेडरूम में। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे कि तभी लारा का जन्मदिन पड़ा। आयुष और अनंत ने उसके जन्मदिन को खास बनाने के लिए लारा के करीबी सहेलियों और अपने कॉमन दोस्तों के लिए एक बढ़िया पार्टी घर में आयोजित की। उसके जन्मदिन के बाद कई पर्व के पड़ने से दोनों परिवारों की खुशियाँ दोगुनी हो चली थीं। सुजाता हर साल क्रिसमस की शाम को अपने दोस्तों के लिए शानदार पार्टी आयोजित करती थी। इस बार शैलेश ने अपने घर में सुजाता की पहली क्रिसमस को यादगार बनाने के लिए शाम को अपने घर पर एक ज़बरदस्त पार्टी आयोजित की। घर भर में उत्सव की चहल पहल थी। सुजाता शैलेश और उसके पूरे परिवार के इस सहयोगपूर्ण और केयरिंग रवैये से अभिभूत थे। कदम कदम पर पूरे परिवार का हर सदस्य उसे यह एहसास दिला रहा था कि वह हर चीज़ में उसके साथ है और वह उनसे कतई अलग नहीं है। दिन यूं ही हंसी खुशी बीत रहे थे। उन सबके जीवन में थोड़ी बहुत कड़वाहट थी तो दोनों तरफ के कुछ करीबी रिश्तेदारों की वजह से, जो शुरू से ही इस विवाह की पूरी तरह से खिलाफ थे। कभी कभी सुजाता, शैलेश और तीनों बच्चों के कानों में उनके माता पिता के बड़ी उम्र में विवाह करने की प्रतिक्रिया स्वरूप कटु ताने और व्यंग्यबान पड़ जाते थे, लेकिन उन सब के मध्य इतनी गहरी बॉन्डिंग थी कि उनसे उन सबको कोई फर्क नहीं पड़ता। नए साल की सुबह शैलेश माता पिता के साथ चाय पी रहा था कि तभी वह सुजाता को सुर्ख लाल साड़ी, गहने, मांग में दबदब करते सिंदूर और माथे पर एक बड़ी सी बिंदी में सजी धजी देखकर मंद मंद मुस्कुरा उठा। सुजाता को पूरे मन से सज धज के देखकर घर भर में खुशी की लहर छा गई। रात को सुजाता ने पूरे उत्साह उमंग के साथ शैलेश और बच्चों के साथ खुशी मनाई और फिर सास ससुर के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। देर रात बच्चे अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे। दादू दादी पहले से ही सो चुके थे। सुजाता घर समेट अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि तभी शैलेश उसके पास आया और बोला, सुजाता, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुम्हें गिफ्ट देना है, जरा चलो तो मेरे रूम में। सुजाता के कंधों को हौले से थाम वह उसे अपने रूम में ले गया। उसने उसे अपने बेड पर बिठाते हुए एक बेहद खूबसूरत बड़े से हीरे की अंगूठी उसकी रिंग फिंगर में पहना दी और फिर उसके हाथ थाम उसकी हथेली पर एक मयूर पंखी स्नेह चिन्ह जड़ आर्द्र स्वरों में उससे कहा, सुजाता, कब तक मुझसे यूँ दूर दूर रहोगी? मुझे
अब तुमसे यह दूरी सही नहीं जाती। यह कहते हुए उसने उसे अपनी बाहों में बांध लिया। दोनों की वह अरमानों भरी रात आंखों ही आंखों में बीत गई। दो दिल के मधुर मिलन की यह अनोखी दास्तान अपने मुकाम तक पहुंच गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी।